नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर हाजिर हैं। खास इसलिए क्योंकि अगले एक घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स, तमाम वो खबरें जिनका सीधे सरोकार है आपसे। मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ है आज। शुक्रिया जया। अगले एक घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी संसद के दोनों सदनों को लेकर कौन कौन से ऐसे विधायी कार्य हैं जो आज सूचीबद्ध है। साथ ही बात होगी G20 की बैठकों के बारे में। तो सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। संसद के दोनों सदन में आज भी हंगामे के आसार। लंदन में दिए राहुल गांधी के बयानों पर संसद में मचा है घमासान। सत्ता पक्ष ने कहा देश की गरिमा से खिलवाड़ करने पर माफी मांगे राहुल। FATF की रिपोर्ट पर घिरा गांधी परिवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पूछा क्या पैसे और पेंटिंग के बदले यूपीए सरकार में दिए जा रहे थे पद्म भूषण। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित। बैठक के आखिरी दिन आज सर कार्यवाह मीडिया से करेंगे बात। अमेरिका और ब्रिटेन देंगे ऑस्ट्रेलिया को वर्जीनिया क्लास की 3 पनडुब्बी। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों में अमेरिका की टेक्नोलॉजी और ब्रिटिश डिजाइन का है बेजोड़ मेल। FIH प्रो लीग में भारत ने हासिल की तीसरी जीत। विश्व चैंपियन जर्मनी को 6-3 से दी मात। अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा भारत। तो नया सवेरा में आइए जान लेते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। और सबसे पहले बात पार्लियामेंट की, सबसे पहले बात संसद की। जी हां, संसद में बजट सत्र के दूसरे हिस्से में कामकाज किस तरह से होगा ये अभी लाख टके का सवाल है, क्योंकि पहले दिन हम सब ने जिस तरह से दोनों सदन में हंगामा देखा उसकी वजह से कार्यवाही में रुकावट आई। उसके बाद सवाल यही है कि क्या आज भी सदन सुचारू रूप से चल पाएगा, क्योंकि दोनों ही सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक लंबित हैं। सत्ता पक्ष को इस बात पर आपत्ति है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की गरिमा को क्यों ताक पर रख रहे हैं। मांग है कि सदन की ओर से राहुल के बयान की भर्त्सना होनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस को एतराज है कि दूसरे सदन के सदस्य के बारे में किसी सदन में नहीं बोलना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि संसद में पहले दिन क्या हुआ। डाल लेते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयानों को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते दोनों ही सदनों को पहले 2 बजे तक और फिर बाद में दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयान को लेकर कड़ी आलोचना की। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत की गरिमा पर चोट पहुंचाई है, इसलिए सदन की ओर से राहुल के बयान की भर्त्सना होनी चाहिए। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। वहीं राज्यसभा में भी नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा विदेशों में भारत के लोकतंत्र का अपमान किए जाने को लेकर इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश के मीडिया, चुनाव आयोग और जुडिशरी के अलावा देश से और सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। एक प्रकार से पूरे देशवासियों का और सदन का
अपमान किया है, और वो भी विदेशी जमीन पर। राजनीति इतनी ऊंची स्तर पे उतरेगी, गिरेगी, ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और ये कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें उनके पास कोई भी तत्व हो, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा जानकारी हो जिस पे उन्होंने ये आरोप लगाया। ऐसे व्यक्ति को भारत के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने भारत के देशवासियों से, और मैं समझता हूं कि सभी जो लोग इस विषय में विश्व भर में देख रहे हैं, सभी से माफी मांगनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी राहुल के बयान की कड़ी निंदा की और उनसे सदन में माफी की मांग की। He is trying to belittle the total democracy and democratic institutions, especially Parliament. Being the member of Parliament and इतने लंबे भाषण उन्होंने दिया, इधर कभी भी उनका माइक स्विच ऑफ नहीं होता है। Aspersions on the chair is never good, and BJP will consider taking it because it is ultimately the breach of privilege, and we will consider that also. राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता सदन के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दूसरे सदन के सदस्य के बारे में राज्यसभा में नहीं बोला जाना चाहिए। यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि वे सदन के अंदर सभी पक्षों को बराबर अवसर दिए जाने के पक्षधर हैं और उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है, लेकिन तय समय के अनुसार भी चर्चा न हो पाना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सदन में गतिरोध मेरे लिए चिंता का और सदस्यों के लिए चिंतन का विषय है। 258th सेशन में और 259th के पार्ट ऑफ द सेशन में सभापति की हैसियत से 267 नियम के तहत दिए गए प्रतिवेदन को मना करने के अलावा मैंने कभी किसी मान्य सदस्य को नियमानुसार बोलने पर नहीं रोका। आप सबकी सहमति से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में महत्वपूर्ण मुद्दे पर 12 घंटे का समय एलोकेट किया गया था। मेरे लिए चिंता का विषय है, आप लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि हम 12 घंटे तक चर्चा नहीं कर पाए। सत्ता पक्ष द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आक्रामक रुख के विरोध में कांग्रेस और डीएमके ने बीएसी की बैठक का बहिष्कार किया। शैलेंद्र मिश्र, विकास सारथी और राजेश राज के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी बड़ी खबर पर राजेश राज हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, सुप्रभात आपको। ऐसी खबरें आ रही हैं कि लंदन में राहुल गांधी की टिप्पणी को संसद में बहुत गंभीरता से लिया गया। कल हमने देखा, क्योंकि सुबह ही जैसे ही सदन शुरू हुआ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई, जो और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि जिस तरह की निरर्थक बात विदेशी सरजमी पर राहुल गांधी ने की है, उसके लिए उन्हें सदन में माफी मांगनी चाहिए। तो आज भी हंगामेदार हो सकता है सदन की जो कार्रवाई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चल कि कल जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान के बाद सत्ता पक्ष के जो सांसद थे या नेतागण थे वो उत्तेजित नजर आए, उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि आज भी सदन की कार्रवाई जो है, अगर उसमें अवरोध हो, अगर उसमें बाधा हो, तो बहुत हैरानी नहीं होगी, बहुत चौंकाने वाली बात सामने नहीं आ सकती है। पीयूष गोयल जो राज्यसभा में नेता सदन है, सबसे पहले उन्होंने मीडिया को आकर के 4 नंबर गेट पर ब्रीफ किया था और उन्होंने कहा कि यह देश का अपमान है, वो देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, इन तमाम लोगों ने सदन के भीतर जवाब दिए, तमाम लोगों ने इस मामले को उठाने की कोशिश की। और उसके बाद अगर बात करें तो भूपेंद्र यादव जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, वो भी मीडिया से आकर मुखातिब हुए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से देश की बातों को विदेशों में जाकर रखते हैं, वो सिर्फ सरकार पर हमले नहीं कर रहे, बल्कि हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मसले पर बेहद आक्रामक है और विपक्ष जो है वो जेपीसी की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। अडानी के मसले पर वो जो है सदन में चर्चा होने नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो फाइनेंस बिल है जो एक महत्वपूर्ण विधेयक होता है, फाइनेंस बिल पर चर्चा कराना और उसको सदन से ध्वनिमत से पारित कराना जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इस बात का जिक्र जो है कहीं ना कहीं जो विपक्षी सांसद है वो भी करते हुए दिखाई पड़े। और बीएससी की मीटिंग जो है वो महत्वपूर्ण होती है आजकल, लेकिन बीएससी की बैठक का भी कल कांग्रेस और डीएमके ने बहिष्कार किया है। यानी कांग्रेस और डीएमके के अलावा जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बयान को लेकर भीतर भीतर खिलकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा सकती है। बिल्कुल राजेश, इस बारे में ये भी खबर आ रही है कि इस बारे में विशेषाधिकार समिति क्या संज्ञान ले सकती है, क्योंकि लगातार ये मामला बढ़ रहा है, बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र है और ऐसे में लगातार ये हंगामे के भेंट चढ़ रहा है। राहुल गांधी की अगर बात करें, लंदन में उन्होंने ये बयान दिया, उसके पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी के वक्तव्य में भी वहां पर भी बयान दिया था और तमाम ऐसी बातें की थी भारत के बारे में। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए निश्चित तौर पर, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, ये तमाम लोग राहुल गांधी को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को डिफेंड कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने जो एक दुविधा की स्थिति भी है कि जो नए सांसद हैं वो चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, तकरीर हो, लेकिन राहुल गांधी हमेशा अपने विवादास्पद बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने दुविधा भी उत्पन्न होती है, चूंकि कांग्रेस के वो बड़े नेता हैं, जाहिर तौर पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनको डिफेंड करना चाहेंगे, लेकिन कांग्रेस के जो नए चुनकर आए हुए सांसद हैं, जो राज्यसभा में नए लोग आए हैं, वो लोग हर हाल में चाहते हैं कि संसद तकरीर की जगह है वहां पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के गतिरोध से कहीं ना कहीं संसद का जो माहौल है वो बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आज भी उसकी गूंज कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा में सुनाई पड़ सकती है। राजेश बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि संसद तकरीर की जगह है, ना कि तकरार की। और साफ तौर पर कई ऐसे अहम विधायी कार्य हैं जो लंबित हैं, अल्प सत्र है ये। उस लिहाज से अगर सदन में माफी नहीं मांगते राहुल गांधी, फिर क्या रणनीति होगी, क्योंकि लोकहित जनहित से जुड़े कई मुद्दे हैं जो सांसद उठाना चाहेंगे और आम जनता चाहती है कि इस सदन में वो मुद्दे उठाए जाएं। जी बिल्कुल, आपने अपने सही कहा कि जिस तरीके से संसद में तकरीर की जगह हंगामे और शोर कराने में देरी है, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक प्रवृत्ति हम कह सकते हैं कि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो चुनकर यहाँ पहुंचते हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं एक यक्ष प्रश्न जो है वो दिखाई पड़ता है कि जनता उन्हें यहाँ पर सवाल पूछने के लिए भेजती है और करोड़ों रुपए जो जनता के पैसे हैं जो राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही पर खर्च होते हैं, उन पैसों का हिसाब कौन देगा। कहीं ना कहीं जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं देश के की जनता का, यह एक सवाल खड़ा होता है। और हमने देखा है कि पिछले कई वर्षों से लोकसभा और लोकसभा में चूंकि कई बार चर्चाएं तो रात तक ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर है वो चलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन राज्यसभा में यह देखा गया है कि चर्चा कई बार नहीं हो पाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक तो जो देश का कीमती वक्त है वो बर्बाद हो रहा है और कीमती पैसा भी बर्बाद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर तो सांसद चुनकर आते हैं लोकसभा और राज्यसभा, वो सवाल नहीं पूछ पाते, तकरीरों में हिस्सा नहीं ले पाते, या कहीं ना कहीं जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, इस सवाल का जवाब जो है वो जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व और जवाबदेही है, ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सदन आज सुचारू रूप से चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमसे जानकारी ये वाली साझा करने के लिए। लेकिन एक और खबर है उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। नया सवेरा में
डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। विदेशी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ओर से जारी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन द आर्ट एंड एंटिक्विटीज मार्केट नाम की रिपोर्ट पर बीजेपी और सरकार की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का एक के बाद एक भ्रष्टाचार का मॉडल सामने आ रहा है। दरअसल विदेशी एजेंसी FATF की केस स्टडी में पाया गया है कि कैसे यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री की ओर से प्रियंका गांधी की औसत सी पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया। यह पेंटिंग MF हुसैन की थी। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर ने दावा किया कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए के चेक का भुगतान किया था। आज दुनिया भर में चर्चे प्रियंका गांधी जी के भ्रष्टाचार के मॉडल के हैं। पेंटिंग के बदले पद्म भूषण, पैसे के बदले पद्म भूषण, और उस पैसे का दुरुपयोग दुनिया के एक हिस्से में कांग्रेस के एक बड़े नेता के ऊपर खर्च करने पर भी है। आखिरकार ये मजबूर किसने किया था पेंटिंग खरीदने के लिए? ये 2 करोड़ रुपया देने के लिए मजबूर किसने किया था? और पेंटिंग के बदले पद्म भूषण देने की ऑफर किसने की थी? किसके मकान पे ये सब सौदा हुआ था? ये राष्ट्र को अपमान करने का काम तो दुनिया के देशों से करते हैं। अब राष्ट्र के सम्मान को बेचने का काम भी, पद्म भूषण जैसे अवार्ड्स को बेचने का काम भी करते हैं। ऐसे कितने पद्म अवार्ड्स को बेचा गया, ऐसे कितने पदों को बेचा गया, ऐसे कितने भ्रष्टाचार किए गए, इस पर जवाब प्रियंका गांधी जी को देना होगा। मिस्टर आर कौन है? क्या 2 करोड़ ही लिए, ज्यादा लिए? मिस्टर आर की भूमिका क्या थी? और ऐसा कौन व्यक्ति जिसके ऊपर विदेश में पैसा खर्च किया गया अमेरिका में? ये अगर विदेश के लोग आज आपके भ्रष्टाचार के मॉडल की बात करते हैं तो जवाब देना होगा गांधी परिवार को कि भ्रष्टाचार के कितने मॉडल और आपके पास हैं। तो भ्रष्टाचार का नया मॉडल। राजेश राज हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हुए हैं। राजेश, एक बड़ा मुद्दा ये भी निकल कर आया है, संसद में ये मुद्दा उठा सकती है सरकार, ये भी जानना चाहेंगे। साथ ही ये पूरा मुद्दा है क्या, किस तरह से ये पूरे जो पेंटिंग बेची गई और उसके बदले जो ये पुरस्कार बांटे गए, इस पूरे मुद्दे पर अगर थोड़े मामले पर थोड़ी रोशनी डालें आप। देखिए, ये जानकारी जो है मीडिया को कल ही आप और उस पर ये की जा रही थी कि सत्ता पक्ष की ये कोशिश जरूर होगी कि इस मुद्दे को कहीं न कहीं जो है वो अस्तित्व में लाया जाए। और आज जबकि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बाकायदा इस पर बाइट दे दी है, तो मुझे लगता है कि संसद के गलियारों में भी इस खबर की धूम आज पहुंच सकती है। और प्रियंका गांधी की पेंटिंग बेचने का जो मामला है कि उसके लिए केंद्रीय मंत्री ने दबाव डाला और इस तरह की जो अफवाहें हैं वो सामने आई है, तो ये कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है उसमें हैरानी जरूर पैदा करता है कि छोटे छोटे लाभ के लिए हम जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको पीछे छोड़ देते हैं और छोटे छोटे लाभ के लिए जनता हमें सेवा के लिए देखती है कि हमें सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम सेवा के बजाय मेवा खाने के फिराक में जुट जाते हैं।
या कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक प्रवृत्ति हम कह सकते हैं आंचल की डेवलप कर रही है। और निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, वो इस मामले को जरूर संसद के भीतर उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो अडानी के मसले पर जेपीसी की मांग कर रहा है, सदन में चर्चा होने नहीं दे रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष जो है उसे काउंटर करने की कोशिश करेगा और इन तमाम बिंदुओं पर जो है विपक्ष को घेरने की जो उनकी कोशिश है। कल आपने देखा कि राहुल गांधी के मुद्दे पर जो सत्ता पक्ष है वो उसने आक्रामकता के साथ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। तो यह मुद्दा जो है वो बैठे बिठाए लग गए हैं सत्ता पक्ष को। सत्ता पक्ष हर हाल में चाहेगी कि इस मुद्दे को लोकसभा के भीतर और राज्यसभा के भीतर उठाने की कोशिश करें, या संसद तक इसकी जो गूंज है वो जरूर सुनाई पड़ सकती है। बिल्कुल, खासतौर पे एफएटीएफ की जो रिपोर्ट है वो अपने आप में बहुत अहम है, तथ्यों और साक्ष्यों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज सदन में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जाएगा, साथ ही साथ विधायी कामकाज भी हैं। रुक करते हैं अन्य खबरों का। केंद्र ने कहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईसी ने देश के सभी जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कार्यान्वित किया है और इसे करने का निर्णय लिया। सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश के कुल 744 जिलों में से कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधा 609 जिलों में दी गई। इसमें 483 जिलों को इस बीमा का पूरा लाभ दिया गया और 128 जिलों को इस योजना का आंशिक रूप से लाभ मिला। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों और जो औषधालय हैं उनके जरिए लाभार्थियों को उपचार की सुविधा दी गई है। और अगली खबर पर हम बात करें तो भारत ने बहरीन में अंतर संसदीय संघ सभा में पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई है। दरअसल यहां पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर से कश्मीर का जिक्र किया है, जिस पर भारत ने राइट टू रिप्लाई के जरिए जवाब दिया और पाकिस्तान को आतंकवादियों का निर्यातक करार दिया। It is unfortunate that Pakistan has chosen once again to misuse this august platform by mentioning in their statement today about Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. This mentioning is completely unacceptable. The union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of rhetoric and propaganda from any country can override this fact. Pakistan has no locus standi to comment on India's affairs. और बहरीन में अंतर संसदीय संघ की सभा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। भारत के आंतरिक मामलों पर पाकिस्तान के पास टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। We have repeatedly called upon it to vacate the Indian territories under its illegal and forcible occupation with immediate effect. It is ironic that a country which is a known exporter of terrorists and responsible for inflicting countless cross-border terrorist activities and attacks in Jammu and Kashmir is claiming to champion the cause of human rights. In the end, I again reiterate on behalf of India that it is extremely unfortunate that Pakistan has again chosen to misuse this august platform by mentioning in their statement about Jammu and Kashmir. खबर हरियाणा से, जहां के पानीपत के समालखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज अंतिम दिन है। बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव की जानकारी संघ की ओर से आज संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले देंगे। इससे पहले बैठक में स्व आधारित राष्ट्र के
नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में ये कहा गया कि अनेक शक्तियां निहित स्वार्थों और भेदों को उभार कर समाज में परस्पर अविश्वास, तंत्र के प्रति अनास्था और अराजकता पैदा करने हेतु नए नए षड्यंत्र रच रही है। प्रस्ताव में इनसे सचेत रहने के लिए कहा गया। इससे पहले समालाखा में आरएसएस की वार्षिक बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित करीब 1400 से अधिक संघ प्रतिनिधि पहुंचे। बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। रविवार को सर संघ चालक मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। जानकारी के अनुसार बैठक में संघ में बढ़ती महिलाओं की भूमिका, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। बुफे पे टूट पड़ो मेरे बाराती, बट पहले टूटो हैंड वॉश पे। एंजॉय हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोच्चि के ब्रह्मपुरम अपशिष्ट डंपिंग यार्ड में लगी आग पर केरल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस सिलसिले में उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि वो आग लगने की घटना पर एक रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को सुनिश्चित करने के लिए केरल की सरकार का समर्थन करेगी। दरअसल डंपिंग यार्ड में लगी आग से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी इसी महीने 2 तारीख को अचानक डंपिंग यार्ड में आग लग गई थी, जिसके बाद आग ने पूरे शहर को चपेट में ले लिया और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। घटना के बाद से मौके पर बचाव अभियान चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही इस डंपिंग यार्ड में केरल के कानून और उद्योग मंत्री पी राजीव ने दौरा किया था और कहा था कि सरकार इस पर नियंत्रण के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हमारे देश के मेडिकल स्टूडेंट्स को अच्छी और बेहतर शिक्षा देश में ही मिल पाए, इसके लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक खास पहल की। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कई बड़े चैरिटी और प्रोफेशनल हॉस्पिटल्स की बैठक हुई, जिसमें मंत्रालय ने बड़े अस्पतालों से कहा कि वो अपने हॉस्पिटल्स में मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज खोलें, ताकि देश में मेडिकल एजुकेशन को बेहतर बनाने और देश के छात्रों को पढ़ने के लिए देश के बाहर ना जाना पड़े और मेडिकल छात्रों को सस्ती और क्वालिटी शिक्षा मिल पाए। बैठक में सहमति बनी कि कई चैरिटेबल हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। इन अस्पतालों में सत्य साई बाबा अस्पताल, ब्रीच कैंडी अस्पताल, कोकिलाबेन, माँ अमृतानंदमयी जैसे अस्पताल शामिल हैं। करीब 62 अस्पताल बैठक में आए थे। इनमें से 10 से 12 अस्पतालों ने मेडिकल कॉलेज के लिए आवेदन किया है। भारत ने 17 और 18 मार्च को वाराणसी में शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। इस बैठक के दौरान एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को अपनाया जाएगा। इससे पहले आज और कल दूसरी पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक होगी। इसमें 17 मार्च को होने वाली एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक में अपनाए जाने से पहले संयुक्त पर्यटन कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। दूसरी ईडब्ल्यूजी बैठक के दौरान चर्चा की जाने वाली संयुक्त कार्य योजना में विभिन्न विषय शामिल होंगे। इनमें एससीओ पर्यटन ब्रांड के प्रचार से संबंधित कार्य,
पर्यटन में एससीओ सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, पर्यटन में सूचना और डिजिटल प्रौद्योगिकी को साझा करना, चिकित्सा व स्वास्थ्य पर्यटन में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार शामिल है। इस संयुक्त कार्य योजना को वाराणसी में 17 मार्च को एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक में अपनाया जाएगा। भारत ने 2023 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता प्राप्त की है। भारत की अध्यक्षता के एक हिस्से के तहत पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न पर्यटन ट्रैक गतिविधियों की योजना बनाई है। नई दिल्ली में आज साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में शंघाई सहयोग संगठन के देशों के साथ भारत के प्राचीन ऐतिहासिक संबंधों पर विचार विमर्श होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य आपसी सांस्कृतिक संपर्कों को फिर से स्थापित करना और शंघाई सहयोग संगठन के देशों के बीच बौद्ध कला, संस्कृति और पुरातात्विक धरोहर के बीच समानताओं को तलाश करना है। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया जा रहा है। 15 से अधिक विद्वान प्रतिनिधि विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। बौद्ध धर्म के कई भारतीय विद्वान भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रतिभागियों को दिल्ली के कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने का भी अवसर मिलेगा। और फ्रांस के नेतृत्व में 5 देशों का नौसैनिक अभ्यास कल हिंद महासागर में शुरू हो गया है। इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना के जहाज फ्रांसीसी सेना के हेलीकॉप्टरों के बेड़े में शामिल हो गए हैं। ये नियम आधारित इंडो पैसिफिक के लिए साझा प्रतिबद्धता है। राजदूत इमानुएल लेनिन ने कहा कि ला पेरोस अभ्यास एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास भाग लेने वाले देशों को एक बहुराष्ट्रीय वातावरण में अपने परिचालन सामरिक कौशल को सुधारने, एक दूसरे की समुद्री पद्धतियों को बेहतर ढंग से समझने और एक साथ काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। द्विवार्षिक युद्धाभ्यास ला पेरोस का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्रीय समन्वय को अधिकतम करना है। 2 दिवसीय युद्धाभ्यास समान विचारधारा वाली नौसेनाओं को निर्बाध समुद्री संचालनों के लिए योजना समन्वय और सूचना साझा करने के बारे में नजदीकी संबंध विकसित करने का अवसर उपलब्ध कराता है। स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सहाद्री और फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति युद्धाभ्यास के इस संस्करण में भाग ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना की भागीदारी मैत्रीपूर्ण नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर के तालमेल, समन्वय और परस्पर संचालन के उच्च स्तरों तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में कानून आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बात आज़ादी के अमृत महोत्सव की, जिसके तहत असम के गुवाहाटी में चल रहे Sai20 से अलग एक विशेष फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में उत्तर पूर्व राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी को दर्शाया गया। प्रदर्शनी का मकसद आज की युवा पीढ़ी को देश के गुमनाम नायकों के बारे में बताना और उन्हें प्रेरित करना। इस पूरी प्रदर्शनी का जायजा लिया हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के जो मार्टर्स हैं उनकी एक यहाँ पे फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका क्या कुछ इंपॉर्टेंस है, क्या कुछ महत्व है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बी नारायण जी हैं जो कि डीजी पीआईबी नॉर्थ ईस्ट के हैं। सर आपका डीडी न्यूज में स्वागत है। ये जो फोटो एग्जीबिशन है इसका क्या कुछ मोटो है, क्या कुछ नहीं सर? ये जो है हमारा जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कैंपेन चल रहा है 1 साल से, उसका एक ये एग्जीबिशन है और वो थीम है। और हम लोग ने ये 1 साल में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने अक्रॉस द कंट्री ये एग्जीबिशन किया है और ये नॉर्थ ईस्ट में भी किया है। और यहाँ हम लोग ने एक स्पेशल सेट ऑफ क्रिएटिव्स डेवलप किया विच इज़ फोकसिंग ऑन अनसंग हीरोज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। और इसको कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने आज सुबह इसको इनॉग्रेट किया। और यही एग्जीबिशन हम लोग ने सब रिमोट टाउन्स और सिटीज अक्रॉस इंडिया में हम लोग ने ये दिखाया है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो अनसंग हीरोज हैं उनको
अब डिस्प्ले किया जा रहा है, लोग उसके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये जो पॉलिसी रही गवर्नमेंट की, इसको आप कैसे देखते हैं? हम लोग छोटे छोटे स्कूलों में भी जाके एग्जीबिशन किया तो हम लोग ने ये देखा कि वहाँ भी अपने स्टेट के हीरोज के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था इस कैंपेन के पहले। तो हम लोग ने इस बार जो मल्टीमीडिया कर रहे हैं हम लोग, इस पे तो लॉट ऑफ एलिमेंट्स अदर, ये तो एक एलिमेंट है। दूसरा है हमारा जो सॉन्ग एंड डांस ट्रूप्स हैं उसके थ्रू भी हम लोग ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। और हम लोग ने एग्जीबिशंस भी किए, ये पेंटिंग कंपटीशन भी किया है और लॉट ऑफ अदर वेज आल्सो वी आर डूइंग इट। एक लास्ट क्वेश्चन की, इस तरह के एग्जीबिशंस के जरिए जो मैसेज है वो खासकर यंग जनरेशन जो हमारे हैं उन तक कैसे पहुंचेगा, वो कैसे इंस्पिरेट होंगे इससे? ये जो एग्जीबिशन है इससे हमको सेकेंडरी पब्लिसिटी मिलता है, हमको प्राइमरी पब्लिसिटी मिलता है, जैसे आप लोग के थ्रू हमको पब्लिसिटी मिलता है। तो ये जो यंगस्टर्स हैं जो आज तक इधर नॉर्थ ईस्ट में सोचे हैं कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये दिस इज कन्फाइंड ओनली टू अ फ्यू पीपल इन नॉर्थ इंडिया और टू अ फ्यू फैमिलीज, सो ये जो उनको अवेयरनेस आ रहा है उससे उनको इंस्पिरेशन आ रहा है और इन अ वे वी आर पासिंग ऑन द बैटन टू द यंगर जनरेशन। तो कहीं ना कहीं ये मकसद और मोटो ये कि जो हमारे जो यंग जनरेशन है उन तक ये मैसेज पहुंचा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये न सिर्फ आसाम के बल्कि नॉर्थ ईस्ट के जो तमाम स्टेट्स हैं उनके जो मार्टर्स हैं, जो शहीद हैं, उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। आप देख सकते हैं उनके फोटोज और उनका क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा उसके जरिए आप देख सकते हैं, चाहे वो यू कियांग नांग बा हो, तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हाइपो जैडोंगांग ये हैं, बी टिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर से हैं, ये जो कि शहीद हुए थे देश के लिए और इनका क्या कुछ योगदान रहा ये हम सभी जानते होंगे। रानी गाइडिंग जो कि मणिपुर से हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तमाम जो वीर हैं जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनका यहाँ पे फोटो एग्जीबिशन लगाया गया है। लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं। और ये कार्यक्रम जानते हैं कि गुवाहाटी में साइड 20 की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है और इसी मीटिंग के साइड इवेंट्स में ये भी फोटो एग्जीबिशन यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि लोग आ सकें और यहाँ पे देख सकें और खासकर जो युवा पीढ़ी है वो इन चीजों को देख के कुछ समझ सके और वो इंस्पिरेट हो सके। कैमरामैन प्रसाद के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। बिल्कुल बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी है और अगर आप हैं वहाँ पर तो ज़रूर इसको जाइए और देखिए और जानिए इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में योग महोत्सव का आयोजन किया गया। 2 दिन के इस योग महोत्सव में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग से पहले आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान मिलकर 13 और 14 मार्च को योग महोत्सव मना रहा है और 15 मार्च को पोस्ट महोत्सव योग कार्यशाला का भी आयोजन कर रहा है। योग महोत्सव के मौके पर 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल भी जारी किया गया। ये प्रोटोकॉल उन लोगों के लिए है जो दफ्तरों में काम करते हैं और काम के दौरान ही 5 मिनट का ब्रेक लेकर योग कर सकते हैं। रिपीट दिस। योगा के जरिए अपने मन के अंदर इंसानियत का भावना शक्ति जाग उठा है और तन मन आत्माओं को योग के जरिए हम जोड़ सकते हैं और अपने जीवन को बड़े खूबसूरत से हम सजा सकते हैं। योग महोत्सव के दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी कृष्ण रेड्डी के अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह भी मौजूद थे। जो डिप्रेशन रहते हैं सबका मुक्ति योगा के यात्रा के द्वारा हम आज पूरे दुनिया को मिल सकते हैं। योग महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हिमा दास भी मौजूद थीं। इस मौके पर हिमा दास ने कहा कि वो खुद हर दिन योग प्राणायाम करती हैं और आज योगा के वजह से मेरे को बहुत चीजों में हेल्प हुआ है। हेल्थ अच्छा होगा तो एक ही चीज कर सकते हो, वो है योगा प्राणायाम। मैं रोज करती हूँ, जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ, बैठ के सो के उठ के उधर ही मैं 5 to 10 मिनट्स आंखें बंद करके प्राणायाम करती हूँ। 3 दिनों के योग महोत्सव में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे जिनमें योग गुरुओं की वार्तालाप,
वाइस चांसलर समिट के साथ साथ योग प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। इस वर्ष का योग दिवस बेहद खास है क्योंकि इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैश्विक समुदाय से जुड़ने का प्रयास होगा। इस साल योग को देश के हर गांव और घर घर तक ले जाने पर जोर दिया जाएगा। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। तो जय योग भगाता है रोग और इसका काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, तो 100 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हम सभी को योग को अपने दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। और आइए अब देखते हैं देश भर से जुड़ी कुछ अहम खबरें। गोवा के जंगलों में लगी आग से राहत मिलने की उम्मीद। राज्य मौसम विभाग ने आज से 5 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया। पिछले कई दिनों से यहां के जंगलों में आग लगने के कारण पर्यावरण के साथ साथ आम लोगों की सेहत को भी हो रहा है नुकसान। एक 108 सदस्यीय दक्षिण कोरियाई पर्यटकों का दल भारत की यात्रा पर है। ये दल देश के विभिन्न बौद्ध स्थलों का पैदल प्रदर्शन और पूजन करते हुए महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील स्थित खोरिया बाजार पहुंचा। अब ये लोग नेपाल के लुम्बिनी के लिए आगे का सफर करेंगे। कोरियाई पर्यटकों के पहुंचने पर इनका जोरदार स्वागत किया गया। भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए ये दल भारत की यात्रा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 24 दिवसीय बजट सत्र आज से शिमला में शुरू होगा। सत्र 6 अप्रैल को समाप्त होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनके पास वित्त विभाग भी है, वो 17 मार्च को वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 24 दिन के सत्र में 18 बैठकें होंगी। बजट 29 मार्च को पारित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सरकार की औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30, जम्मू कश्मीर निजी औद्योगिक परिसंपत्ति विकास नीति 2021 और लॉजिस्टिक्स नीति शुरू करने पर सुझाव मांगे हैं। सभी संबंधित हितधारक अपनी टिप्पणी और सुझाव प्रिंसिपल सेक्रेटरी industry-jk@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर आई शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उसमें हुई गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। द एलिफेंट विस्पर्स के 95 अकादमी पुरस्कारों में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर मिलने के बाद मुदुमलाई में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म की शूटिंग मदुमलाई नेशनल पार्क में की गई थी। फिल्म एक अनाथ बेबी हाथी रघु और उसकी देखभाल करने वाले बोमन और बेरी नाम के एक जोड़े के बीच प्यार के बंधन की वास्तविक कहानी पर आधारित है। लोगों का कहना है कि भारत के लिए ऑस्कर जीतना गौरव का क्षण है। और नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी अधिक महसूस हो रहा है। प्रतिवर्ष गर्मी की तीव्रता बढ़ती जा रही है। यह मनुष्य द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन का भी प्रभाव है। भविष्य में गर्मी के कुप्रभाव रोकने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। अधिक स्थानीय पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाएं। सूखी पत्तियां, फसल अवशेष और कचरे को जलाना पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण द्वारा भूजल पुनर्भरण तथा छिद्रित सतहों के उपयोग से पृथ्वी को ठंडा कर गर्मियों में पानी की समस्या को घटाया जा सकता है। कम ऊर्जा की खपत वाले उपकरण, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, स्वच्छ ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में निवेश कर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी को सुनिश्चित किया जा सकता है। समाधान बने, प्रदूषण रोके, पर्यावरण को ठंडा बनाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें।
ऑस्ट्रेलिया को अब अमेरिका और ब्रिटेन का परमाणु साथ मिलने जा रहा है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को वर्जीनिया क्लास की 3 परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां देने वाले हैं। इन पनडुब्बियों में अमेरिकी टेक्नोलॉजी और ब्रिटिश डिजाइन का मेल है। ये योजना इंडो पैसिफिक में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एक संयुक्त बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने ईयू आकुस परियोजना के लिए योजनाओं का समर्थन किया है। सौदे के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 3 अमेरिकी वर्जीनिया वर्ग की परमाणु संचालित पनडुब्बियों को बेचने का इरादा रखता है। अल्बानीजी ने बात करते हुए बाइडेन से कहा कि पनडुब्बी सौदा गेम चेंजर साबित होने वाला है। और देश भर की कुछ अहम खबरें अब देखते हैं फटाफट अंदाज में। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का भविष्य देश के पूर्वी इलाकों के प्रमुख बिंदुओं पर लड़ाई के परिणाम पर निर्भर करता है। ये भी कहा कि पूर्वी इलाकों में युद्ध बहुत कठिन है, लेकिन हम दुश्मन की सैन्य शक्ति को नष्ट कर देंगे। इसी के बीच मॉस्को ने कहा कि इस शहर पर जीत एक बड़ी सफलता होगी, जिससे आसपास के बाकी डोनेत्स्क क्षेत्र पर कब्जा करने का उनका रास्ता खुल जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन में युद्ध, ऊर्जा संकट और यूरोप के रक्षा उद्योग पर चर्चा करने के लिए पेरिस में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बेन से मुलाकात की। ऑर्बेन ने रूस पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की आलोचना की है, क्योंकि इससे ब्लॉक की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि सरकार एफआरसी असंतुष्टों के साथ शांति प्रक्रिया शुरू करेगी। कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल फ्रांसिस्को बारबोसा ने 2016 के शांति समझौते को खारिज करने वाले पूर्व विद्रोहियों के एक समूह के 19 सदस्यों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निलंबित कर दिया। मोजाम्बिक और मलावी में उष्णकटिबंधीय तूफान फ्रेडी ने 100 से अधिक लोगों की जान ले ली है। तूफान फ्रेडी में सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए हैं और घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां कई जगहों पर एनआईए का छापा है। टेरर फंडिंग और अन्य आतंकी गतिविधियों से जुड़ा ये मामला है। कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां में छापा। श्रीनगर में भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर, टेरर फंडिंग से जुड़ी हुई एनआईए के छापे इन जगहों पर मारे जा रहे हैं। लगातार एनआईए की ओर से छापेमारी की जा रही है देश के विभिन्न जगहों पर, और यहां पर खबर श्रीनगर से है, जहां पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। टेरर फंडिंग और अन्य कई आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े ये मामले हैं। किस तरह से ये पूरी फंडिंग की जाती है आतंकवादी गतिविधियों के लिए, कैसे वहां पर उन पर पैसा पहुंचता है, कौन से ऐसे लोग हैं जो छिपे हैं हमारे देश में और हमारे देश के खिलाफ यहाँ पर काम कर रहे हैं। कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां में यहाँ पर छापे की खबर है। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या अपडेट और जानकारी इस वक्त मिल रही है? देखिए, छापेमारी की कार्रवाई आजकल अभी भी लगातार जारी है और टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए ने अपना अभियान शुरू किया हुआ है। और आपको पता है, इससे पहले भी एनआईए ने टेरर फंडिंग को लेकर श्रीनगर और कई सारे इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई की थी, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो गुप्त रूप से जो आतंकवादी संगठन है उन तक पैसा पहुंचा रहे हैं, ड्रग्स का पैसा उन तक पहुंच रहा है, और ये पैसा सीधा नहीं पहुंच रहा है, देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए पहुंच रहा है, ताकि जांच एजेंसी पता न लगा सके। लेकिन एनआईए ने इस पूरी चैन को तोड़ा था। इससे पहले भी अगर आपको पता होगा कि कई सारे अलगाववादियों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही कई सारे जो व्यापारी हैं उनको भी एनआईए ने कानून के शिकंजे में लिया था, और ये कार्रवाई भी उसी के तहत हो रही है। एनआईए को हमको बोला था, और भी कई सारे लोग हैं जो टेरर फंडिंग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और इसी को लेकर एनआईए लगातार कार्रवाई कर रहा है। और हाल ही में अगर देखा जाए नीरज, तो ईडी ने टेरर फंडिंग को लेकर हुर्रियत नेता काजी यासिर और जम्मू कश्मीर सॉल्वेशन मूवमेंट के अध्यक्ष जफर भट्ट के घरों पर भी छापा मारा। यानी कि जिस तरह से एक साफ तौर पर कहा जाता है कि टेरर को फाइनेंस करने के लिए फंड की जरूरत होती है, उसके तहत हम मान सकते हैं आज की ये कार्रवाई बहुत अहम। नीरज, बिल्कुल, और जिस तरह से ये भी लगातार खबरें आ रही थी कि कैसे आईएसआईएस को लेकर जो रिक्रूटमेंट का जो पूरा धंधा चल रहा है, उसका पूरा काम चल रहा है, इसको लेकर भी एनआईए लगातार अपना शिकंजा बढ़ाता जा रहा है, और इसको लेकर भी लगातार छापेमारी की कार्रवाई जो है वो जारी है। किस तरह से आईएसआईएस सस्पेक्ट्स जो है, जिन पर संदिग्ध हैं, उन पर भी छापेमारी की कार्रवाई यहाँ पर जारी है। ये है कि अलगाववादी नेता जो आसिया हैं,
के घर की भी तलाशी ली गई थी। आसिया अंद्राबी के घर की तलाशी ली गई क्योंकि वो भी अलगाववादी नेता हैं और तमाम जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। हमारे साथ वापस जुड़ गए नीरज। अभी कुछ ही अगर बात करूं मैं दिन पहले, तो ईडी ने टेरर फंडिंग को लेकर हुर्रियत नेता काजी यासिर और जम्मू कश्मीर सॉल्वेशन मूवमेंट के अध्यक्ष जफर भट्ट के घरों पर भी छापा मारा था। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें कि एनआईए और जो हमारी दूसरी एजेंसी हैं, चाहे हम सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, ईडी जब इनके घर पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है तो ईडी इनको आर्थिक रूप से तोड़ रही है, इनकी उन कड़ियों को तोड़ रही है जहां से इनको आर्थिक मदद मिलती है। और एनआईए और दूसरी हम अपनी एजेंसियों की बात करें तो वो इन पर सीधा जो शिकंजा है वो कस रही है। तो चारों तरफ से इनके ऊपर हमला किया जा रहा है हमारी जांच एजेंसियों के द्वारा, क्योंकि ये इनपुट हमारे पास मौजूद है, हमारी जांच एजेंसियों के पास, कि ये भारत के अंदर रहकर ही भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा बड़े पैमाने पर जो नकली करेंसी है उसका भी कारोबार ये लोग कर रहे थे। इसके अलावा ड्रग्स का जो एक बड़ा रैकेट था और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए ड्रग्स पंजाब के थ्रू देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही थी और उसका जो पैसा है वो टेरर फंडिंग तक पहुंच रहा था, वो आतंकवादियों तक पहुंच रहा था। इसके अलावा आपने देखा भी होगा आतंकवादियों और गैंगस्टरों का भी एक गठजोड़ था, उस पर भी एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की थी ताकि जो आतंकवादी अपनी जो रणनीति बदल रहे हैं उसकी भी जानकारी एनआईए को पास थी। तो चारों तरफ से इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और कोशिश यही है कि एनआईए आर्थिक रूप से इनको बिल्कुल तोड़ दे। नीरज, लेकिन अलगाववादी नेता जैसे आसिया है उनके घर पर भी छापेमारी की गई, तो कहीं ना कहीं जो कहीं से भी अगर पुख्ता जानकारी एनआईए के पास या ईडी के पास है तो उस पर जो तमाम ये लोग हैं जो कहीं ना कहीं से आर्थिक तौर पर और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध जाकर काम करते हैं, उन पर शिकंजा कसता हुआ। बिल्कुल शिकंजा कसा है, क्योंकि जैसा कि ईडी भी लगातार आर्थिक रूप से इनको तोड़ रही है और इसके अलावा एनआईए ने आपने देखा होगा कि कई सारे अलगाववादियों को गिरफ्तार भी किया था और इसके अलावा कई सारी छापेमारी में महत्वपूर्ण चीजें एनआईए को बरामद भी हुई थी। भविष्य में ये किस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं उसकी जानकारी भी एनआईए को मिली थी और उसके आधार पर एनआईए ने देश भर में अलग अलग हिस्सों में रेड करके इनके जो स्थानीय गुर्गे हैं या कह सकते हैं कि स्लीपर सेल हैं उन पर भी शिकंजा कसा था। तो चारों तरफ से कार्रवाई हो रही है। अलगाववादियों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई थी और अब भी अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अभी भी श्रीनगर और घाटी में कई सारे अलगाववादी ऐसे हैं जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर उन्हें पैसा पहुंचाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमारी सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चला था, तमाम आतंकवादियों को मार गिराया था, सीमा पार से कोई भी आतंकवादी देश के अंदर नहीं घुस पा रहा था। तो ये बौखलाहट थी स्थानीय स्तर पर लोगों को। जब आपने देखा होगा कि कई सारी घटनाएं हुई श्रीनगर में जब लोगों को ये टारगेट कर रहे थे स्थानीय स्तर पर, लेकिन अब हमारी जांच एजेंसियों ने वो सुरक्षा भी पुख्ता की है। यही कारण है कि अब जो शिकंजा है वो तेजी से इनके ऊपर कसता जा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जितने भी तमाम लोग हैं जो पूरे टेरर फंडिंग और अन्य आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों में लिप्त हैं, उन पर यहाँ पर ईडी की बात करें, एनआईए की बात करें, उनका शिकंजा कसता हुआ है। तमाम जो एजेंसियां हैं वो उन पर लगातार दबाव बढ़ाते हुए आर्थिक तौर पर उनको तोड़ते हुए, और यहाँ पर एनआईए की ओर से जम्मू कश्मीर के तमाम जगहों पर इस वक्त जो छापेमारी की कार्रवाई है वो जारी है। इस पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए। और नया सवाल में बात मौसम की देखते हैं। उन राज्यों के तापमान अधिकतम और न्यूनतम क्या है।
मिजाजी मौसम के साथ ही वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आइए आपको लिए चलते हैं थाईलैंड। जी हाँ, यहाँ कल नेशनल एलिफेंट डे यानी हाथी दिवस मनाया गया। इस मौके पर चोनबुरी उद्यान में 60 हाथियों ने दावत का लुत्फ उठाया। थाईलैंड के लोगों का हाथियों के साथ हमेशा से घनिष्ठ संबंध रहा है। आप इन दृश्यों का आनंद उठाइए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।